हाँ जी। आई वेलकम यू ऑल इनटू माय न्यू सेशन फॉर CSS 2026 जेंडर स्टडीज। अब देखें ध्यान से सुने। जेंडर स्टडीज ये 2000 CSS 2024 या स्पेशल CSS 2023 में ये लो स्कोरिंग रहा है। इवन रिजल्ट से पहले ही CSS 2024 के रिजल्ट से पहले ही जो सेशन हुआ था उसमें मैंने क्लियरली कहा था, मार्क माय वर्ड्स, जेंडर स्टडीज फेल करवाएगा स्टूडेंट्स को। अब मैंने कोई तावीज या हवा में तो बात नहीं की, ऑब्वियस सी बात है, असेसमेंट थी, पता था कौन सी गलतियां कर रहे हो आप लोग। मार्क्स क्या आएंगे? 33 to 40। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स फेल भी हैं, 20 to 30 के बीच में भी हैं। और CSS 2024 के रिजल्ट के बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने मेरे से कांटेक्ट किया कि सर हम जेंडर स्टडीज शिफ्ट कर रहे हैं, एनवायरमेंटल साइंस ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा एनवायरमेंटल साइंस ले रहे हो आप, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में अगर एनवायरमेंटल साइंस में कम मार्क्स आती है फिर क्या करोगे? सब्जेक्ट चेंज, एनवायरमेंटल साइंस फिर वही चेंज करोगे। मतलब आप सब्जेक्ट्स चेंज करते रहो, अप्रोच अपनी ठीक ना करो, सब्जेक्ट्स चेंज करो माशाल्लाह से। अब क्या ही मैं कहूँ, सर जेंडर स्टडीज हम चेंज कर रहे हैं, एनवायरमेंटल साइंस में शिफ्ट कर रहे हैं, को वो मार्क्स देता है। अच्छा, तो जेंडर स्टडीज में मार्क्स दे रहा था, क्या बना उसका? मतलब क्यों मार्क्स कमाई? अब उसके रीजन से देखो। अपनी अप्रोच ठीक करें, ना कि सिर्फ जेंडर स्टडीज में, ओवरऑल CSS में अपनी अप्रोच ठीक करें। शॉर्टकट्स की तरफ ना जाएं, स्मार्ट वर्क की तरफ जाएं। शॉर्टकट्स कोई भी नहीं होता यहाँ पे CSS में। CSS 2016 से लेके 23 तक जेंडर स्टडीज ने मार्क्स दिए। वाई? क्योंकि CSS 2016 में ये जेंडर स्टडीज फर्स्ट टाइम CSS में इंट्रोड्यूस हुआ। देखो, बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफिशियल में आपको ना एक बात बताता हूँ, जब भी गवर्नमेंट कोई न्यू पॉलिसी देती है ना, चाहे एजुकेशन हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे सोशल पॉलिसी हो, क्लियरली डायरेक्शन होते हैं हमें कि हौला हाथ रखना है, लोगों को इनकरेज करना है, लोगों को इनकरेज करना है। आपने कोई भी स्ट्रिक्ट अप्रोच नहीं रखनी। इसी तरह से जब नया सब्जेक्ट 2016 में आया, क्लियरली डायरेक्शन थे कि अभी आपने वो वाली एवेल्यूएशंस नहीं करनी जो कि दूसरे सब्जेक्ट्स में होती है, रियल टाइम असेसमेंट। तो ये जेंडर का था हनीमून पीरियड। ना आपका कंटेंट सही से देखा जा रहा था, ना आपकी एवेल्यूशन हो रही थी। मार्क्स आ रही थी 80+ पे, मार्क्स आ रही थी स्टूडेंट्स की, 80+ तक मार्क्स आ रही थी। मैं ऐसे स्टूडेंट को जानता हूं जिसने CSS 2023 में 75+ मार्क्स लिए, और CSS 2024 के रिजल्ट में फेल है वो जेंडर स्टडीज में। ऐसे भी मैं जानता हूँ लोगों को। वो बाद में मेरे पास है, सर क्या बना, मतलब ये क्या हुआ हमारे साथ। तो जेंडर स्टडीज का अब हनीमून पीरियड हो गया एंड। अब उसकी होगी रियल टाइम असेसमेंट, होगी लाइक अदर सब्जेक्ट्स, जैसे ऐसे है, कंपोजिशन है, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स। इसी तरह से उसकी एवेल्यूशन होगी, कंटेंट भी देखा जाएगा। दैट इज वाई इनिशियली it gave marks because FPSC wanted to promote and encourage the students to opt gender studies. Strict marking and evaluations हो ही नहीं रही थी, बट नाउ जेंडर स्टडीज की एवेल्यूशंस रियल एवेल्यूशंस होती हैं लाइक अदर सब्जेक्ट्स। दैट इज द फर्स्ट रीजन कि आपकी मार्क्स कम आई है। उसके बाद है सब स्टैंडर्ड कंटेंट। सब स्टैंडर्ड कंटेंट, मुझे बात बताओ आप, ये जो लोकल बुक्स पड़ी हुई है मार्केट में जेंडर स्टडीज की, फॉर सीएसएस, क्या आप उनको, उनकी वर्डिंग आपको समझ आती है? मुझे सही बताओ, क्या आपको उनकी वर्डिंग समझ आती है? वो जो उसने लिखा हुआ है, क्या आपको समझ आता है कि इसने लिखा क्या है? मतलब आप कोई भी लोकल बुक मार्केट में पढ़ी है, उठाओ, ठीक है, पढ़ो उसको, आपका सर ना घूमे ना, डिस्प्रिन ना खाओ ना, मुझे मेरा नाम चेंज करो, तो डिस्प्रिन खाओगे आप, ठीक है, पेनाडॉल डिस्प्रिन खा लोगे आप, या एंजाइटी का, डिप्रेशन में चले जाओगे कि ये क्या लिखा है। फिर आप क्या करते हो, रट्टे मारते हो उसके क्रेमिंग।
क्रेमिंग करते हो। क्रेमिंग करके, क्रेमिंग से कभी भी आपको फर्स्ट तो अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते ना, कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन को टेकल नहीं कर सकेंगे। आप क्वेश्चन को टेकल नहीं कर सकेंगे, नेवर एवर। अगर किसी ने क्रेमिंग करके पेपर में बैठा है ना, तो क्वेश्चन को कभी भी टेकल नहीं कर सकेगा, नेवर एवर। कहाँ पे पर्सपेक्टिव आएंगे? अब वो जब क्रेमिंग करके आप जाते हो ना, एग्जामिनर को समझ आता है
हाँ जी, वेलकम बैक। सॉरी, थोड़ा इंटरनेट का इशू हो जाता है। पीटीसीएल है, प्यारा पाकिस्तान है, थोड़ा इंटरनेट के इश्यूज होते रहते हैं। ठीक है, कहाँ थे हम? जी, नंबर 2 पॉइंट पे थे। वाई लो स्कोरिंग। सब स्टैंडर्ड कंटेंट, ठीक है, सब स्टैंडर्ड कंटेंट जो लोकल बुक्स होती हैं मार्केट में। आपको पता है मैंने नोवा की बुक रिव्यू की हुई है, जेंडर स्टडीज की रिव्यू करवाई थी। मना किया था कि मत पब्लिश करो, इसमें बहुत सारी चेंजेस होंगी। बट यू नो दैट सीएसएस इज अ मार्केटिंग बिजनेस। इससे ऊपर मैं कुछ नहीं कहूंगा। मना किया था कि मत करो पब्लिश। इसका कंटेंट ना एग्जामिनर को समझ आ जाएगा, ना जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको समझ आएगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। उसके बाद आए आपकी अप्रोच, आपकी अप्रोच कि ये सब्जेक्ट बड़ा आसान है, कोई एवोल्यूशंस की नीड ही नहीं है, जस्ट टॉपिक्स को क्रेम करना है। अच्छा जी, वो क्रेमिंग से सीएसएस होती तो सारे ही सीएसपी होते, मतलब क्रेमिंग से सीएसएस होती तो सारे ही सीएसपी होते। ये चीज आप करवाते ही नहीं हो, ये चीज, और ना ही आपकी एवेल्यूशन की जाती है। रिमेंबर, सीएस इज ऑल अबाउट द राइटिंग टेक्निक्स। ये रिटन एग्जाम है। इंटरव्यू नेक्स्ट फेज है। आप क्या करते हो? इंटरव्यू की पहले तैयारी करते हो, ठीक है, इंटरव्यू की पहले तैयारी करते हो, रिटन की तैयारी नहीं करते। राइटिंग टेक्निक्स, आप अपने आंसर में थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव किस तरह से देंगे, कहाँ थ्योरीज अप्लाई होनी है, फ्लो चार्ट्स कैसे देने हैं, ये सब आपके आता है एवेल्यूएशंस में, राइटिंग टेक्निक्स में, राइटिंग टेक्निक्स में। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ना कि ये जो पर्सपेक्टिव है ना कि सिर्फ जेंडर स्टडीज में अप्लाई हो रहा है, हर सब्जेक्ट में रिवीजन के लिए आप क्रेमिंग करते हो, जो कि रॉन्ग है। रिवीजन के लिए क्रेमिंग नहीं की जाती, राइटिंग प्रैक्टिस होती है। जो चीज आप लिखते हो ना, आपकी मसल मेमोरी में वो चीज इंसर्ट हो जाती है। उसका फायदा क्या है? आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती है पेपर में, पेपर के लिए राइटिंग प्रैक्टिस भी, टेक्निक्स भी पता चलती है आपको कि किस तरह से आपने टैकल करना है, ठीक है, किस तरह से टैकल करना है आपने एग्जाम को। समझ रहे हो? गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग माय पॉइंट? विदाउट राइटिंग प्रैक्टिस यू कैन नॉट क्लियर सीएसएस। अभी रिजल्ट आया ना सीएसएस 2024 का, रिजल्ट आया ना सीएसएस 2024 का। क्या लिखा हुआ है उस पे? रिटिन, रिटिन पार्ट, ये है ना, यही लिखा हुआ है ना उसके ऊपर। रिजल्ट आया है तो उसके ऊपर यही लिखा हुआ है ना, सीएसएस 2024 रिटिन पार्ट रिजल्ट, यही लिखा हुआ है ना, कुछ और तो नहीं लिखा। सही है। अब ये अगर रिटिन पार्ट है, रिटिन पार्ट है, तो लिखते क्यों नहीं हो? लिखते क्यों नहीं हो? समझ रहे हो? लेकिन आप लोगों की एवेल्यूएशंस कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। एक क्लास में 100 100 200 बच्चे बिठाए होते हैं, उनकी एवेल्यूएशंस पॉसिबल ही नहीं होती। मेरे पास ना तरह तरह के स्टूडेंट्स आते हैं वेरियस अकेडमीज के। आपको रिकॉर्डिंग्स दी जाती हैं, ये सुन लो, और बुक कहते हैं कि ले लो बस। ठीक है, तरह तरह के आप मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, कोई भी एवेल्यूशन नहीं करता आप लोगों की। एंड विदाउट एवेल्यूशन हाउ वुड यू नो कि जेंडर स्टडीज में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन किस तरह से करना है, कंपैरेटिव एनालिसिस वाला क्वेश्चन किस तरह से करना है, क्रिटिकल एनालिसिस वाला क्वेश्चन किस तरह से करना है। देखो,
हर क्वेश्चन की नेचर होती है, डिस्क्रिप्टिव, कंपैरेटिव एनालिसिस एंड क्रिटिकल एनालिसिस। किस तरह से पता चलेगा आपको? किस तरह से पता चलेगा आपको? इट ऑल कम्स टू राइटिंग प्रैक्टिस एंड एवेल्युएशंस। एवेल्युएशंस, एवेल्युएशंस। ठीक है। लेकिन हम जो है इस जेंडर स्टडीज को अगेन 70+ तक लाएंगे, लाएंगे इसको एट एनी कॉस्ट। सही है। तो इस सेशन में क्या होगा? कंटेंट मैं ही दूंगा, क्योंकि मैंने खुद ही जेंडर स्टडीज पे बुक लिखी हुई है, तो मैं अपने बुक से ही कंटेंट देता हूँ। कोई नीड नहीं है लोकल बुक बाय करने की, कोई भी नीड नहीं है। अगर आपने ली हुई है तो वो रिटर्न कर दो। 4 वीक्स का सेशन होगा, 4 वीक्स का सेशन होगा। रेगुलर क्लासेस होगी फ्राइडे टू सैटरडे। फ्राइडे टू सैटरडे जब क्लास होगी आपकी, फ्राइडे टू संडे क्लास होगी 3 दिन। बाकी डेज में आपको मिलेगी असाइनमेंट, ताकि क्लासेस के साथ साथ आपकी एवेल्यूशंस पे मैं करता रहूं, वीकली एवेल्यूशंस पे मैं करता रहूं। पेपर अटेम्प्टिंग जो टेक्निक्स हैं वो साथ साथ आपकी चले। ये जो आते हैं ना मेरे पास आते हैं मोस्टली, जो आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, दिसंबर में आते हो सर एवेल्यूशंस करवाएंगे, मॉक्स करवाएंगे, हम मॉक टेस्ट लेंगे माशाल्लाह से। ठीक है, मॉक टेस्ट लेंगे हम, मॉक्स एकेडमीज के। अच्छा, तो जब मिस्टेक्स निकलती हैं, क्या आपको लिखना नहीं आता? ठीक है, आपको लिखना नहीं आता, फिर कहते हो सर अब क्या करें? अब क्या करें, घर वालों का प्रेशर भी है, पूरा साल पढ़ा है, पूरा साल पढ़ा है आप। अच्छा, मैं कहता हूं मत दो, नेक्स्ट ईयर आना फिर। मतलब जिस एग्जाम की का नाम है रिटन, रिटन रिटन पार्ट, रिटन पार्ट, आप आते हो दिसंबर में सिर्फ 1.5 मंथ्स लिखने के लिए बस, बाकी पूरा साल आप रटे लगाते हो माशाल्लाह से, पूरा साल रट्टे लगाते हो। तो एवेल्यूएशन साथ साथ होते हैं सब्जेक्ट्स की। मेरे जितने भी सेशंस हैं, चाहे करंट अफेयर्स हो, पाकिस्तान अफेयर्स हो, चाहे जेंडर स्टडीज हो, ठीक है, या इंटरनेशनल रिलेशंस हो, एवेल्यूएशन साथ साथ होती है, ताकि दिसंबर में आपको ये ना हो हेक्टिक काम कि एवेल्यूएशंस भी करवानी है। तो वीकली एवेल्यूएशंस होगी, ठीक है। स्पेशल फोकस होगा पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स पे कि किस तरह से क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। आज हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करेंगे कंपैरेटिव एनालिसिस का, और लास्ट में एक ग्रैंड मॉक भी ली जाएगी। मतलब वीकली टेस्ट आपकी ली जाएंगी, वीकली टेस्ट आपकी होंगी, लेकिन लास्ट में ग्रैंड ग्रैंड मॉक भी होगा, और रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्टूडेंट क्लास नहीं ले पाता फॉर एनी रीजन, फॉर एनी रीजन, तो 24 आवर्स के लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, ताकि वो बच्चा क्लास मिस ना करे। अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि बेशक आप सेशन ना लो, आपकी मर्जी है, लोकल बुक्स को परसू ना करना, वो आपको फेल करवाएंगे। एवेल्यूशंस करवाना जहां से भी पढ़ो आप, कोई सा भी पढ़ो सब्जेक्ट, जेंडर स्टडीज, क्रिमिनोलॉजी, एनीथिंग, एवेल्यूशंस आपकी नहीं हो रही है, भाग जाओ वहां से। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी, भाग जाओ। मैं सिंसियरली एडवाइस कर रहा हूँ आपको, सिंसियर एडवाइस है मेरी, ना कि एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड समझो। अगर आपकी एवोल्यूशन कहीं पे भी नहीं हो रही, भाग जाओ वहां से, फेल हो जाओगे आप। ठीक है, फेल हो जाओगे। बेशक आप ये सेशन ना लो, आपकी मर्जी है, लेकिन लोकल बुक्स वो बाय मत करना, और एवेल्यूएशंस करवाना। ठीक है, ये मेरी ऑनेस्ट एडवाइस है आप लोगों को, बाकी आपकी मर्जी है, बाकी आपकी मर्जी है। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है यहां तक? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? रिकॉर्डिंग्स होंगी, क्लासेस होंगी इंशाल्लाह, और एवेल्यूशंस भी आपकी साथ साथ होगी, वीकली एवेल्यूशन साथ साथ होगी। ओके, चले आज का टॉपिक करते हैं, एक एक टॉपिक करते हैं।
लिबरल फेमिनिज्म एंड रेडिकल फेमिनिज्म, ये आते हैं अप्रोचेस टू फेमिनिज्म में। अप्रोचेस टू फेमिनिज्म में आते हैं। इसको हम वेस्टर्न वेस्टर्न पर्सपेक्टिव भी कहते हैं। वेस्टर्न पर्सपेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम दोनों को समझते हैं कि ये लिबरल फेमिनिज्म एंड रेडिकल फेमिनिज्म है क्या। उसके बाद इस पे हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं आपके सामने कि किस तरह से, देखो रीडिंग एंड राइटिंग में कितना डिफरेंस है, जो आप पढ़ते हो और उसको लिखना कैसे है। ठीक है, प्रोजेक्ट कैसे करना है पेपर में, कितना डिफरेंस है। मतलब आपका दिन और रात का डिफरेंस है, जो आप रीड करते हो, जो आप लिखते हो। ओके। देखो अब लिबरल फेमिनिज्म क्या है, इसकी थीसिस पता है क्या है लिबरल फेमिनिज्म की। हर टॉपिक की ना एक थीसिस होती है। हर टॉपिक की एक थीसिस होती है। जैसे एसए में थीसिस होती है, इसी तरह से उसके अराउंड ही ये आपका टॉपिक रिवॉल्व करता है। इसकी थीसिस क्या है? वुमेन आर नॉट इंटीग्रेटेड, or women do not have access to the socio-economic sphere of society. Now, what do you mean by the socio-economic sphere of society? Socio-economic sphere of society. लिबरल फेमिनिज्म कह रही है कि वुमेन को इंटीग्रेट नहीं किया गया या वुमेन को एक्सेस नहीं है टू दी सोशो इकोनॉमिक स्फीयर ऑफ सोसाइटी। मीनिंग दैट वुमेन्स को, गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दी जाती, डिसीजन मेकिंग में कोई रोल नहीं है उनका, एम्प्लॉयमेंट में एक्सेस नहीं दी जाती उनको। दैट इज वाई वुमेन हैव सबऑर्डिनेट पोजीशन इन सोसाइटी। इसी की वजह से जेंडर इनइक्वलिटी है, मेल की पावर ज्यादा है, वुमेन सबऑर्डिनेट है। फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन मस्ट गेट या वुमेन मस्ट बी इंटीग्रेटेड इनटू द सोशो इकोनॉमिक स्फीयर। अगर वुमेन एम्पावरमेंट चाहते हैं आप या जेंडर इक्वलिटी चाहते हैं आप, तो वुमेन को आप इंटीग्रेट करो in the socio-economic sphere of society. Women must get access to the education, employment, political, yeah, politics, meaning that they must get access to the education, employment and politics. ये इसकी थीसिस है। ये इसकी थीसिस है कि वुमेन को एक्सेस नहीं है, वुमेन को एजुकेशन नहीं दी जा रही, एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जा रही, पॉलिटिक्स में कम रिप्रेजेंटेशन है। दैट इज वाई शी इज सबऑर्डिनेट या शी हैज सबऑर्डिनेट पोजीशन इन सोसाइटी। ये इसकी थीसिस है कि आप इंटीग्रेट करो या एक्सेस दो वुमेन को टू दी सोशो इकोनॉमिक स्फीयर ऑफ सोसाइटी। ये इसकी थीसिस है। थीसिस समझ आई? थीसिस समझ आई इस टॉपिक की कि थीसिस क्या है? वुमेन मस्ट गेट एक्सेस टू दी सोशो इकोनॉमिक स्फीयर ऑफ सोसाइटी। शी मस्ट गेट एक्सेस टू दी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिक्स। ओके, थीसिस क्लियर है? मेरे क्लास में ना सारे पार्टिसिपेट किया करो, मम्मी बन के मत बैठा करो। आप लोगों के लिए मैं इधर आया हूं, पढ़ा रहा हूं। आप लोगों के लिए मैं आया हूं, ये पढ़ा रहा हूं। मम्मी बन के मत बिठा करो, इजिप्ट वाले। इजिप्ट के मम्मी मत बन के मत बिठा करो। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछा करे, मैं डांटता नहीं हूँ क्वेश्चन पे। ठीक है, मैं कोई क्वेश्चन पे डांटता नहीं हूँ। ठीक है, मैं कोई डांटता नहीं हूँ क्वेश्चन पे। कुछ भी कोई मसला हो पूछा करे। पूछा करे। क्या कह रही है तहरीम? राइट डाउन कर सकते हैं। बता तो रहा हूं मैं, इतने आसान से लफ्जों में, आसान से लफ्जों में बता तो रहा हूं मैं तहरीम। ठीक है, चले इसका ओरिजिन देखते हैं। लिबरल फेमिनिज्म के, जी जी सर, जी जी समझ, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव मैंने और पहले ही कहा आपको, इसको वेस्टर्न पर्सपेक्टिव भी कहा जाता है। वेस्टर्न पर्सपेक्टिव भी कहा जाता है। अच्छा चले इसका ओरिजिन देखते हैं। लिबरल फेमिनिज्म के जो रूट्स हैं वो ट्रेस होते हैं मैरी वॉस्टनक्राफ्ट के बुक से। मेरी वॉइस डिस्टॉर्ट हो रही है? वॉइस क्लियर नहीं है मेरी? क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? बताओ। क्लियर है तहरीम? आपका जो है ना नेट, वो थोड़ा सही नहीं है, अदरवाइज सबको वॉइस क्लियर है।
ठीक है, आपका नेट पीटीसीएल है तो होता रहता है। प्यारा पाकिस्तान है, पीटीसीएल के बड़े मसले होते हैं। ठीक है, ना इसमें आपका कसूर है ना मेरा कसूर है। ओके। हाँ जी। लिबरल फेमिनिज्म के रूट्स ट्रेस होते हैं मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट के बुक से, जिसका नाम था विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। ठीक है। अब ये मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट थी कौन? कौन थी? शी वॉज अ ब्रिटिश फिलोसोफर एंड एडवोकेट ऑफ वुमेन्स राइट्स। शी वॉज अ ब्रिटिश फिलोसोफर एंड एडवोकेट ऑफ वुमेन्स राइट। She said there must be fundamental equality between men and women. There must be fundamental equality between men and women. Fundamental equality between man and woman. Now, to achieve fundamental equality, she recommended educational reforms. कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाएं। ठीक है। लिबरल फेमिनिज्म के जो रूट्स ट्रेस होते हैं वो मेरी वॉस्टनक्राफ्ट के बुक से ट्रेस होते हैं। शी वाज अ फिलोसोफर एंड एडवोकेट ऑफ वुमेन्स राइट्स। उन्होंने अपनी बुक लिखी थी विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, और वो कहती हैं देयर मस्ट बी फंडामेंटल इक्वलिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। ठीक है। तो अचीव फंडामेंटल इक्वलिटी शी रिकमेंडेड एजुकेशनल रिफॉर्म्स। और फंडामेंटल इक्वलिटी को अचीव करने के लिए उन्होंने एजुकेशनल रिफॉर्म्स रिकमेंड किए। ठीक है। इसी तरह से liberal feminism has its roots in the work of Mary Wollstonecraft, who wrote Vindication of Rights of Women. She argued for the fundamental equality of men and women. And to achieve fundamental equality, she recommended educational reform. Likewise, John Stuart Mill. Now, who was the John Stuart Mill? John Stuart Mill, a British philosopher and advocate of women's rights. ठीक है, ये ब्रिटिश फिलोसोफर थे एंड एडवोकेट ऑफ वुमेन्स राइट। एम्फसाइज ऑन द एसेंशियल इक्वलिटी ऑफ मेन एंड वुमेन। कि मेन एंड वुमेन में एसेंशियल इक्वलिटी होनी चाहिए। मिल कहते हैं कि वुमेन को पॉलिटिकल राइट्स दिए जाए, वुमेन को एक्सेस हो टू द एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट। रिपीटिंग, मिल कहते हैं वुमेन को पॉलिटिकल राइट्स दिए जाए, वुमेन के वुमेन को एक्सेस दी जाए टू द एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट। मिल ये भी कहते हैं कि मैरिज लाइफ में भी इनइक्वलिटी है। जो मैरिज लाइफ है ना उसमें भी इनइक्वलिटी है। नंबर वन, बॉय से पूछा जाता है कि एग्री हो, शादी करवाए, पसंद है लड़की। गर्ल से नहीं पूछा जाता। एक और भी बात है। मिल कहते हैं कि जब शादी होती है, फॉर एग्जाम्पल एक फादर है, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है, एक बहन है, चार भाई है, बहन की शादी करवा दी। अब जो ब्रदर्स हैं उसके, वो अपनी बहन को प्रॉपर्टी में से शेयर नहीं देते। वो कहते हैं आप अपने हस्बैंड पे अब, आपका राइट अब अपने हस्बैंड पे है, हमारे ऊपर नहीं है। इनहेरिटेंस पे फिर वो शेयर नहीं दिया जाता, इनहेरिटेंस में शेयर नहीं दिया जाता। मिल ये भी कहते हैं कि जो डाइवोर्स की पावर है ना, डाइवोर्स की पावर, डाइवोर्स देने की, ये मेल के पास है, ये फीमेल के पास भी होनी चाहिए। इस पे पता है मौलाना मसूद क्या कहते हैं? वो कहते हैं अगर तलाक देने की ना पावर फीमेल के पास होती ना, पाकिस्तान की आधी अवाम रंडे में बैठे होते, वुमेन तलाक दे देती। मौलाना साहब क्यों ना, मौलाना साहब कहते हैं अगर ये डाइवोर्स की पावर जो है ना वुमेन के पास होती ना, पूरे पाकिस्तान में तलाकें होती। ठीक है। मौलाना मौलाना साहब का, मौलाना साहब की ये स्टेटमेंट जो है ना बड़ी खतरनाक है वैसे। कहते
कि अगर डाइवोर्स की पावर वुमेन के पास होती तो पाकिस्तान की आधी वो आम जो है ना डाइवोर्स होती। क्या कहते हैं? अली, थोड़ा सा जनरल क्वेश्चन होता है, व्हाई आर द काइंड्स ऑफ सोर्स ऑफ टाइप ऑफ फेमिनिज्म में बात करें। अली देखिए, ये सेशन में हम कवर करेंगे, फिलहाल हमें जो है ना असल में क्वेश्चन में मैंने करवाना है आपको एक, ठीक है? रेडिकल फेमिनिज्म एंड लिबरल फेमिनिज्म पे मैंने क्वेश्चन भी करवाना है आपको, ताकि राइटिंग टेक्निक साथ साथ पता चले। बाकी के जो है ना सेशन में ये टाइप सारी कवर होंगी, डोंट वरी, ठीक है? डोंट वरी। मैं शादी के अगेंस्ट कोई भी नहीं हूँ, ये मेरे ना अगेंस्ट अफवाहें हैं। मैं इनको ना नेगेट करता हूँ। ठीक है? इसका ओरिजिन समझ आया? मैरी वॉस्टन क्राफ्ट की बुक एंड आपका जॉन स्टुअर्ट मिल से, ठीक है? जॉन स्टुअर्ट मिल से। अच्छा जी, कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलो बहुत मजाक हो गई, सुनो कॉन्सेप्ट क्या है लिबरल फेमिनिज्म का। जैसे कि मैंने आपको थीसिस पढ़ाई थी, ठीक है? इसी के अराउंड ही ये टॉपिक है, लिबरल फेमिनिज्म, ठीक है? थीसिस नहीं समझ आई? थीसिस नहीं समझ आई? समझ आपको? थीसिस ये है, थीसिस ये है, सुनो ध्यान से सुनो, अगेन मैं रिपीटिंग थीसिस, कोई मसला नहीं है, आई एम हेयर टू एक्सप्लेन यू। थीसिस ये है कि वुमेन आर नॉट इंटीग्रेटेड, या वुमेन डू नॉट हैव एक्सेस टू द एजुकेशन, टू द एम्प्लॉयमेंट, या टू द प्रॉपर्टी राइट्स, या टू द पॉलिटिक्स। वुमेन को एक्सेस नहीं है, वो सिर्फ घर तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। दैट इज वाई वुमेन की सबऑर्डिनेट पोजीशन है सोसाइटी में, ठीक है? दैट इज वाई वुमेन की सबऑर्डिनेट है पोजीशन है सोसाइटी में, और वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, जेंडर इनइक्वलिटी है। फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट चाहते हैं, तो वुमेन को आप इंटीग्रेट करें या उनको एक्सेस दें टू द एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, या पॉलिटिक्स में, ठीक है? समझ, अब समझ आई आपको थीसिस? आसान से लफ्जों में थीसिस समझ आई आपको? अब क्लियर है? क्लियर है ना? कोई मसला नहीं है। कुछ ना समझ आए, ना समझ आए पूछा करो। ये लिखेंगे नहीं समझ, ठीक है? ये लिखेंगे नहीं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। लिखेंगे नहीं आपने, ठीक है? ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ताकि आपने इस तरह से मतलब क्लियर हो जाए, टॉपिक क्लियर हो, थीम क्लियर हो आपको। कॉन्सेप्ट क्या है? लिबरल फेमिनिज्म कहती है कि मैन एंड वुमेन के पास सेम मेंटल कैपेसिटी है। जैसे मैन के पास कैपेसिटी, सेम कैपेसिटी है सोचने की, समझने की, दोनों रेशनल है, ठीक है? चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों रेशनल है, मेंटल कैपेसिटी भी सेम है। समटाइम्स वुमेन की कैपेसिटी ज्यादा होती है, ठीक है? तो व्हाई देयर इज डिस्क्रिमिनेशन इन द लीगल, पॉलिटिकल एंड सोशल स्फेयर्स? मेल को क्यों अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, या मेल की रिप्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन क्यों ज्यादा है? लीगल स्फेयर में, पॉलिटिक्स में देखो आप, इकोनॉमिक्स में देखें आप, या इवन चलो पाकिस्तान में ही देखो, गर्ल्स एजुकेशन रेशो देखो, या आप बॉयज एजुकेशन रेशो देखो, या इवन एम्प्लॉयमेंट रेशो देखो, बॉयज एंड गर्ल्स का, पॉलिटिक्स में रेशो देखो, ठीक है? मेल एंड फीमेल का। Liberal feminism believes that women have same mental capacity as their male counterpart and should be given same opportunities in the legal, political, economic and social spheres. दोनों की मेंटल कैपेसिटी सेम है, दोनों रेशनल है, समझ समझ सकते हैं, तो दोनों को सेम अपॉर्चुनिटीज दो ना, पॉलिटिक्स में, लीगल में, इकोनॉमिक में, एजुकेशन में। फॉर देम men have more power and rights than women. लिबरल फेमिनिज्म कहती है मेन के पास ज्यादा पावर है, चाहे आप डोमेस्टिक स्फीयर में देखें, घर में देखें, चाहे एम्प्लॉयमेंट में देखें, चाहे आप पॉलिटिक्स में देखें। एंड टू काउंटर दैट दे सीक रिफॉर्म्स थ्रू व्हिच इक्वालिटी कैन बी एस्टेब्लिश्ड एंड मेंटेन। अब ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए या वुमेन्स पार्टिसिपेशन के लिए वो कहते हैं रिफॉर्म्स लाओ, सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो सोसाइटी का है हमारा, उसमें रिफॉर्म्स लाओ,
ताकि जेंडर इक्वलिटी स्टेब्लिश भी हो, मेंटेन भी हो। जो प्रेजेंट सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, इसमें आप रिफॉर्म्स लाओ ताकि इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी स्टेब्लिश भी हो एंड मेंटेन भी रहे। ठीक है, स्टेब्लिश भी हो, मेंटेन भी रहे। लिबरल फैमिलीज सजेस्ट सेवरल रिफॉर्म्स। लिबरल फैमिलीज मतलब काफी सारे न्यूमरस रिफॉर्म सजेस्ट करते हैं, लेकिन वो सारी सजेशन विद इन दी एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है। इस बात को समझो, ध्यान से समझना। जिसको ना समझ आए मेरे से अगेन एंड अगेन पूछो। वो कहते हैं वुमेन को आप इसी जो फ्रेमवर्क है ना सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर सोसाइटी का, इसी में ही इंटीग्रेट करो। लेकिन एग्जिस्टिंग सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी को चैलेंज नहीं करते, वो चैलेंज नहीं करते उसे। या इस तरह से समझो कि पाकिस्तानी वुमेन को अभी में पाकिस्तानी सोसाइटी में एक्सेस, मतलब एक्सेस दी जाए, इंटीग्रेट करो, सोशल में भी, इकोनॉमिक में भी, पॉलिटिक्स में भी। लेकिन जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है ना पाकिस्तानी सोसाइटी का, उसको चैलेंज मत करो, उसको चैलेंज बिल्कुल भी नहीं करना। बस वुमेन को एक्सेस दी जाए, एक्सेस दी जाए इन द एजुकेशन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स। एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को छेड़ना नहीं है, बस जैसा है सो है। समझ रहे हो इस बात को? सारे बताओ मुझे, ये पॉइंट समझ आया आपको? ये पॉइंट समझ आया कि वो चैलेंज नहीं करते, एग्जिस्टिंग सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है सोसाइटी का, उसको चैलेंज नहीं करते। वो बस इंटीग्रेशन चाहते हैं कि वुमेन को एक्सेस दी जाए इन दी सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी विदाउट चैलेंजिंग दी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। समझ आया? सारे बताओ मुझे, कितने क्लास में? एमन, अली, ठीक है, अनम, चुप नहीं बिठा करो मेरे क्लास में, ऐसे मुझे मजा नहीं आता। ईमान, फराह, हादिया, हाजरा, हिन्ना, हिरा, हुमा, इकरा, माहा, अवेस, मुजीब, कुदैसा, कुर्बान, सादिया, सईद, समद, सना, शीजा, सोनिया, तैयबा, तहरीम, कलसूम, जैनब, जोबिया, जोया, हमना। चुप क्यों बैठे थे फिर? हाँ जी। सोनिया, असल में ये कह रहे हैं कि चैलेंज नहीं, उसमें रिफॉर्म्स लाओ। ठीक है, इंटीग्रेशन के रिफॉर्म्स लाओ, इंटीग्रेट करो बस। ठीक है, इंटीग्रेशन के रिफॉर्म्स लाओ। ठीक है सोनिया, इंटीग्रेशन के रिफॉर्म्स लाओ। ठीक है, दे एक्सेप्ट द बेसिक सोशल फ्रेमवर्क। ये जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, उसको ये एक्सेप्ट करते हैं, बट वांट रिफॉर्म्स विद इन इट। जस्ट रिफॉर्म्स लाओ। अब इसके ग्राउंड्स क्या हैं? लिबरल फेमिनिज्म के ग्राउंड्स क्या हैं? नंबर वन, इंडिविजुअलिज्म, आजादी होनी चाहिए। Liberal feminism is based on the idea of individualism, which means individual's freedom to do what one wishes to do without interference of others. अगर गर्ल्स जो है वो पढ़ना चाहती है तो क्यों रोका जाए उसे? अगर फीमेल जॉब करना चाहती है, ग्राउंड्स मीन बेसिस, उसके बेसिस, अली, बेसिस। या आप इस तरह से समझो, वो कौन से आर्ग्यूमेंट्स दे रही है लिबरल फेमिनिज्म? क्या मतलब क्या जो है वो उसके बेसिस क्या है? ठीक है, थॉट्स क्या है, या आइडियोलॉजी ऑफ, इस तरह से समझो एक पर्टिकुलर टॉपिक की आइडियोलॉजी भी होती है इंडिविजुअलिज्म में। कि इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए। उसके बाद है डिस्क्रिमिनेशन। लिबरल फेमिनिस्ट कहते हैं मेन कंट्रोल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल स्फेयर। सोसाइटी के जितने भी सेगमेंट्स हैं, चाहे इकोनॉमिक से, आप पॉलिटिक्स देखें, एजुकेशन देखें, मेल के पास पावर है ज्यादा, मेल ही कंट्रोल करते हैं। अकॉर्डिंग टू देम, as both men and women possess reason and rationality.
मेन एंड वुमेन दोनों के पास रीजनिंग भी है, रेशनल भी है, मेंटल कैपेसिटी भी है। तो देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए सेक्स की बेसिस पे, कि ये वुमेन है तो इनको आप मत करो, लीडरशिप पोजीशन पे मत लाओ, वुमेन है। सेक्स के बेस पे, बायोलॉजी की बेस पे, या वुमेन एज अ वुमेन उसकी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन मत करो। देयरफॉर दे एडवोकेट वुमेन्स इक्वलिटी इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। तो लिबरल फेमिनिज्म कहते हैं वुमेन्स इक्वलिटी होनी चाहिए सोसाइटी के हर सेगमेंट में, चाहे घर में। तो घर में भी ऐसे ही होता है, घर में जो मेल होते हैं बड़ा घर का, वही डिसीजन लेता है। समटाइम्स गले पड़ जाते हैं वो डिसीजंस, विदाउट कंसल्टिंग, विदाउट कंसल्टिंग हिज वाइफ डिसीजन ले लेता है, समटाइम्स वो गले पड़ जाते हैं। तो कंसल्टेशन होनी चाहिए। उसके बाद एजुकेशन में देखो डिस्क्रिमिनेशन है, बॉयज को प्रेफर किया जाता है हायर एजुकेशन पे। मतलब रूरल सोसाइटीज में मोस्टली ये चीज कॉमन है। गर्ल्स को तो शुरू बचपन से ही बताया जाता है कि शादी करनी है, पढ़ के क्या करोगे। ठीक है। उसके बाद है रिफॉर्मिस्ट नेचर। लिबरल फेमिनिस्ट आर्ग्यू दैट एवरी कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन राइट्स एंड फ्रीडम टू वुमेन। आपको पता है दुनिया के हर कॉन्स्टिट्यूशन में वुमेन एम्पावरमेंट आजकल की ह्यूमन राइट्स इशू है, ह्यूमन राइट्स इशू है। लिबरल मतलब आपको पता है ह्यूमन राइट्स इशू बन चुका है वुमेन एम्पावरमेंट। दुनिया के हर कॉन्स्टिट्यूशन में ये जेंडर इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है, इंश्योर करनी है। इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का नाम सुना है आपने? यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का नाम सुना है आप लोगों ने? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूएन, उसमें गोल 5 ना, गोल 5 आप सिग्नेटरी हो उसके। जेंडर इक्वलिटी से वो डील करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसे आप मिलेनियम गोल्स कहते हैं, गोल 5 जो है वो जेंडर इक्वलिटी पे है। ठीक है, आप भी सिग्नेटरी हो, पाकिस्तान भी सिग्नेटरी है उसका, और हमें ये कंप्लायंस करनी है उस पे। दुनिया के हर कॉन्स्टिट्यूशन में, इवन पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज लिखी हुई है। वो मैं किसको पता है मुझे? अफगानिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, अफगानिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने खत्म कर दिया है, उन्होंने शरिया लॉ इम्पोज कर दिया है। ठीक है, शरिया लॉ इम्पोज कर दिया है उन्होंने। ठीक है। पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में किसको पता है कि आपको कौन से राइट्स दिए गए? बताओ मुझे, कौन सा आर्टिकल डील करता है वुमेन्स एम्पावरमेंट पे? 4-5 आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि आप गर्ल्स को एम्पावर करते हैं। पता है आपको? आपको पता है? नहीं, किसी को पता है? बताओ मुझे, सारे गर्ल्स है ना? नहीं, गलत कह रही हो हादिया, गलत कह रही हो फराह। बताओ मुझे, नहीं पता ना? क्यों? क्यों? वाई? सादिया, सवाल ये है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने वुमेन्स राइट्स दिए हुए हैं, आर्टिकल हैं, 5 आर्टिकल्स वुमेन एम्पावरमेंट पे डील करते हैं सीधा सीधा। ठीक है, पता है आपको? ठीक है, क्यों? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। अगर आपको घर वाले जोरदस्ती शादी करवाए ना, आप केस कर सकती हो, केस कर सकते हैं आप। अगर घर वाले आपको प्रॉपर्टी, जी हुमा, वेरी गुड, अगर प्रॉपर्टी में शेयर नहीं देते, केस कर सकते हैं आप लोग। पता है आपको? कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दिए हुए हैं आपको। द ओनली थिंग इज अवेयरनेस नहीं है। वही बात कह रहा है यहाँ पे, वही बात कह रहा है। लिबरल फेमिनिस्ट आर्ग्यू दैट एवरी कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन राइट्स एंड फ्रीडम टू वुमेन, बट इट इज नॉट practiced because of the sexist attitude। क्योंकि वो सिर्फ प्रैक्टिस नहीं होते, ये सेक्सिस्ट एटीट्यूड है।
Therefore they suggest reforms within the existing framework without abolishing the framework. दैट इज वाई लिबरल फेमिनिज्म कहते हैं कि प्रेजेंट स्ट्रक्चर में रिफॉर्म्स लाओ, मतलब कि वुमेन को एक्सेस दो। ठीक है। हाँ जी अवेश, वेरी गुड अवेश। अब इसके आउटकम्स क्या है? इन 1963 प्रेसिडेंट कैनेडी, नाउ मुझे बताओ प्रेसिडेंट कैनेडी किस किस कंट्री के प्रेसिडेंट थे या प्राइम मिनिस्टर थे? जीके पर चेक करूंगा आप लोगों की मैं। किस कंट्री के प्रेसिडेंट थे या प्राइम मिनिस्टर थे प्रेसिडेंट कैनेडी? जीके चेक करते हैं आपकी। जीके चेक करते हैं। हाँ जी यूएस के, यूएस प्रेसिडेंट कैनेडी। ठीक है। यूएस प्रेसिडेंट कैनेडी, उन्होंने इक्वल पे एक्ट साइन किया। इक्वल पे एक्ट साइन किया। इक्वल पे एक्ट क्या कहता है? इक्वल पे एक्ट कहता है कि हर एम्प्लॉय को, चाहे मेल हो या फीमेल हो, सेम जॉब के लिए सेम पे मिलेगी। ये नहीं हो सकता कि फॉर एग्जाम्पल असिस्टेंट की जॉब है, वहां पे आपने मेल भी अपॉइंट किया फीमेल भी अपॉइंट किए, तो मेल को आप ज्यादा सैलरी दे रहे हो। नहीं होगा ऐसे। सेम जॉब के लिए आप मेल को भी सेम सैलरी देंगे, फीमेल को भी सेम सैलरी देंगे। इक्वल पे एक्ट। उसके बाद है सिविल राइट एक्ट। एक हो गया इक्वल पे एक्ट। इक्वल पे एक्ट। सेकेंड इज सिविल राइट एक्ट। सिविल राइट्स एक्ट। ठीक है। नाउ व्हाट सिविल राइट एक्ट क्या कहता है? सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 इंक्लूडेड अ प्रोविजन दैट आउटलाइन सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट। कि आपने डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है एम्प्लॉयमेंट में। ये ना हो कि आप फीमेल देख के उसका मतलब सीवी वापस कर दे। नहीं होगा ऐसे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट में नहीं होगी। बिलियंस पे स्किल्स पे ही अपॉइंटमेंट होगी। सेक्स की बेस पे अपॉइंटमेंट नहीं होगी कि ये फीमेल है मत करो अपॉइंट। ठीक है। सिविल राइट्स एक्ट ऑफ यूएसए 1964। तो ये आपके उसके आउटकम्स थे। जी जी वो गलत बात है सादिया, पता है आपको केस कर सकती है उस पे। समझ आई आपको लिबरल फेमिनिज्म? जल्दी से बताओ। ऑल ऑफ यू, जितने भी हैं क्लास में, बुजुर्ग। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको ये पढ़ाया, ठीक है, मैंने आपको ये पढ़ाया, मुझे ऑनेस्टली बताओ, ये आप लोकल बुक में पढ़े होंगे आपने, क्या वर्डिंग इसकी डिफिकल्ट थी? क्या इसकी वर्डिंग आपको डिफिकल्ट लगी? ऑनेस्टली बताओ मुझे, कोई बात नहीं है अगर लगी भी डिफिकल्ट तो यू कैन। क्या आपको इसकी वर्डिंग डिफिकल्ट लगी? सामने स्लाइड्स जो है खुली पड़ी हुई है। ये कंटेंट ना मैं अपने बुक से दे रहा हूँ, ये लिखा पड़ा हुआ है ना, ये मेरे बुक से है। ठीक है। मेरी बुक कभी सर पब्लिश नहीं करने देते, उसके रीजन से। स्लाइड्स की नहीं लगी क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा था ना सोनिया। मेरी बुक कभी भी सर पब्लिश नहीं होने देते सर शहरयार, वाई उसके रीजन से, क्योंकि वो बहुत मेहनत से लिखी हुई है। ठीक है, बहुत मेहनत से लिखी हुई है। सब होगी फेमिनिज्म कुर्बान, परेशान क्यों हो जाते हैं आप लोग, क्यों हो जाते हैं? सब होंगे। सर मना करते हैं क्योंकि वो जो कंटेंट है वो फिर मार्केट पे आम घूमेगा फिरेगा, तो सेशन में ही देता हूँ मैं, सेशन में ही दे देता हूँ। ठीक है। चले नेक्स्ट।
रेडिकल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, असल में मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाना है। दैट इज वाई मैं लिबरल एंड रेडिकल फेमिनिज्म पे स्टिक हूं, क्योंकि मैंने, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन करवाना है आपको। राइटिंग टेक्निक्स जिसे मैंने आपको कहा साथ साथ चलती हैं। पढ़ा तो मैं दूंगा आपको, लिखना पे तो आए ना आपको। बात यही घूम फिर के वहीं आ जाती है, मतलब घूम फिर के आप वहीं पे आ जाते हो। पढ़ा तो मैं दूंगा आपको, कोई मसला नहीं है। लिखना भी तो आए ना बुजुर्गो, लिखना भी तो आए ना। वो भी तो मैंने ही सिखा, आपको बताना है कि किस तरह से आपने पेपर करना है। समझ रहे हो अब? बड़े हो जाओ, मतलब बच्चों की तरह, मतलब बीए मत क्या करो, सीएस देने जा रहे हो। ठीक है, तो लिखना भी मैंने ही सिखाना है आपको, पेपर में लिखना है वहां पे आपने, तो टेक्निक्स मैंने ही बतानी है आपको। तो सोनिया, मैं वही बात कर रहा हूँ, मेरे सेशन में जो है ना राइटिंग पे बहुत, आपको क्या लगता है मेरी असाइनमेंट पास करना बड़े आसान काम होता है? और जो मेरे से पढ़े हैं, करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स पढ़े हैं, या प्रीवियसली जेडर पढ़े हैं, या आईआर में है, उनसे पूछो तो सही, रोते हैं वो। इतना रगड़ा दिया है मैंने उनको। मेरी असाइनमेंट पास अगर की, मेरे से ना एक मतलब शर्त होती है, मेरी असाइनमेंट पास करो पिज्जा ले लो मेरे से, ये शर्त होती है मेरे सेशन में। जिसने भी मेरी असाइनमेंट पास की, पिज्जा ले ले मेरे से। और असाइनमेंट कितनी होती है? वीकली असाइनमेंट्स होती है, वीकली असाइनमेंट्स होती है। ठीक है, ये आपसे शर्त होती है कि असाइनमेंट पास की, मेरे से पिज्जा ले लो, मैं खिला दूंगा। ठीक है, और आज से आज तक मेरे से किसी ने पिज्जा जीता नहीं है। ठीक है, अगर मैं फेल करता हूं, उसके जस्टिफिकेशन प्रॉपरली देता हूं, उसका सोल्यूशन भी देता हूं मैं। जस्टिफिकेशन प्रॉपरली होती है, सोल्यूशन भी मैं देता हूं उनको कि ये इस तरह से करना था आपको, इस तरह से क्वेश्चन ये आप अटेम्प्ट करना था। जानबूझ के फेल नहीं करता कि पिज्जा के मतलब बचा दूं मैं, नहीं नहीं। इससे क्या होता है, देखो इससे क्या होता है, फायदा क्या होता है, एक चीज बताऊं। इसका ये फायदा है, आपका पूरा अटेंशन राइटिंग पे होगा। ठीक है, पूरा अटेंशन राइटिंग पे होगा। कोई भी मिस्टेक होगी आपकी, नेक्स्ट असाइनमेंट में आप उसे रेक्टिफाई करोगे ताकि पिज्जा खाएं। अल्टीमेटली और क्या होता है, आपकी राइटिंग टेक्निक्स वो बिल्डअप होती है, वो बिल्डअप होती है आपकी। इसमें आपकी ग्रामर भी सामने आ जाती है, कहाँ पे लेकिंग कर रहे हो आप, लेक कर रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट? इसका एक और भी फायदा है, आपको दिसंबर में ये फजूल के जो मॉक्स होते हैं ना, इसमें जाना नहीं पड़ता, ये सब्जेक्ट यहाँ ही एंड हो जाता है। ये सब्जेक्ट यहाँ ही एंड हो जाता है, आप दिसंबर तक नहीं लेके जाते। अब समझ आया आपको? समझ गए? तो मेच्योर बनो, लिखना है आप लोगों ने, आप लोगों ने लिखना है। तो ये शर्त ऑन है, सेशन में जिसने असाइनमेंट पास की, ठीक है, असाइनमेंट पास की, मेरे से पिज्जा ले लेना, ये शर्त है। आल्सो आल्सो पोटेंशियल कैंडिडेट्स भी जो है ना, रेयान, मीडियम मीडियम मीडियम, ठीक है, पूरे घर वालों को नहीं खिलाना। मीडियम मीडियम, ठीक है। आल्सो आल्सो एक चीज समझो, एक चीज समझो, लास्ट में एवेल्यूशन सही नहीं होती आप लोगों की। लास्ट में जो ग्रैंड मॉक्स होती हैं उसमें एवेल्यूशन नहीं होती सही, उसकी अलग फीस आपको पे करनी पड़ती है, अराउंड 5,000 या 6,000 7,000 फीस होती है। ठीक है, अराउंड 5,000 6,000 एवेल्यूशन की सिर्फ फीस होती है। ठीक है, समझ रहे हो? तो पैसा बर्बाद नहीं करना। और एवेल्यूशन पता है किस तरह से होती है? सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है।
बर्बादी के टिक मार्क्स कहता हूँ इसे मैं, बर्बादी के टिक मार्क्स, बर्बादी के टिक मार्क्स। तो नहीं करना आप लोगों ने। मैं चाहता हूँ, लिटरली चाहता हूँ आप लोग पास हो। कसम से मैं लिटरली चाहता हूँ। मैं सर शहरयार को भी कहता हूँ बार बार कि कोई पोटेंशियल कैंडिडेट है तो मुझे दे दो, करवा दूंगा पास। बस वो थोड़ा सीरियस हो। वो मेरे सेशन में अगर कोई भी बच्चा सीरियस नहीं है, काइंडली वो ज्वाइन मत करना। मैं फीस में रिटर्न करके वापस दे दूंगा, चिट जाओ। मैं हमेशा सर शहरयार को भी कहता हूँ कि कोई भी बच्चा अगर आपको लगता है कि इसमें पोटेंशियल है, सीरियस है, वो मुझे दे दो। मैं मतलब बेशक उसको कुछ भी ना आता हो, कुछ भी ना आता हो, कोई मसला नहीं है। अगर वो सीरियस है मुझे दे दो, मैं उसको इसे तैयार करवाता हूँ। वो सर भेजते भी हैं, तो भेजते भी हैं सर। तो पोटेंशियल कैंडिडेट्स मैं खुद भी फाइंड आउट करता हूँ। आपको क्या लगता है कि आप मेरे सेशन में जब इनरोल होते हो तो एक ही सेशन में थोड़ी इनरोल होते हैं? ये बात आपको समझ नहीं आएगी। कोई भी बच्चा मेरे सेशन में इनरोल होता है ना, चाहे करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स हो, चाहे जेंडर हो, चाहे आईआर हो, वो एक एक सेशन में इनरोल नहीं होता, वो उस पूरी सीएसएस में इनरोल होता है। एंड यू डोंट नो मी, आपको मेरा नहीं पता। ठीक है, आपको मेरा नहीं पता। जब बात सर शहरयार से भी ऊपर चली जाती है ना, तो वो स्टूडेंट मेरे पास ही भेज देते हैं, देख लो क्या करना है। ये बात मैं आपको सेशन के एंड में पूछूंगा। कोई भी बच्चा फॉर एग्जाम्पल मेरे किसी भी सेशन में एनरोल होता है, किसी भी एक पे, वो सिर्फ उस सेशन में एनरोल नहीं होता है, वो पूरी सीएसएस में एनरोल होता है। और ये बात करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स वाले स्टूडेंट्स को पता होगी, आपके क्लास में ही है। पूरी सीएसएस की जर्नी में एनरोल होता है वो। ठीक है, ये बात जानते हैं। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा अपनी। अगर आप एनरोल होंगे पता चल जाएगा आपको। यू आर एनरोल्ड इन essay राइटिंग, यू आर एनरोल्ड इन इंग्लिश कंपोजिशन, यू आर एनरोल्ड इन करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, आईआर, इंडो पाक, टर्मिनोलॉजी एंड एवरीथिंग, एवरीथिंग, सब चीजें होती हैं आपकी। लास्ट में आपसे मैं पूछूंगा। ठीक है, अल्टीमेटली बात यही आती है, अल्टीमेटली बात घूम फिर के वहीं पे आती है, राइटिंग पे, इसी पे आती है। अगर ये चीज आप सीख गए ना, मार्क माय वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स, आप पास होंगे, नहीं करेंगे फेल आपको। ये सिर्फ सीख लो। मेरा काम इसी पे ही होता है, ज्यादातर इसी पे काम होता है। पढ़ा देता हूँ, नोट्स दे देता हूँ, लेक्चर रिकॉर्डेड होती है, सब चीजें होती है, सब चीजें होती है। हर चीज मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, बस ये कहता हूँ कि लिखो, असाइनमेंट करो। हर चीज आपको प्रोवाइडेड होती है। कोई भी बुक लेने की नीड नहीं पड़ती, कोई यूट्यूब देखने की नीड नहीं है। कुछ नहीं समझ आता, यू हैव माय नंबर, मुझे आप बता, वॉइस मैसेज कर दें कि सर ये बात नहीं समझ आई, काइंडली एक्सप्लेन, कर देता हूं मैं। सिर्फ एक ही होती है बात कि लिखो, असाइनमेंट कंप्लीट करो, ताकि मेन पेपर में, जो मेन गेम है आपकी पेपर, वहां पे आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए, हाथ रुकना नहीं चाहिए वहां पे। दिस इज द एसेंस ऑफ सीएसएस। आई होप आई एम क्लियर, आई एम क्लियर। समझ गए? मुझे लिटरली आप लोगों का ना एक एहसास भी होता है, क्योंकि पेरेंट्स की होप्स होती हैं आप लोगों में। जैसे ही है ना, पेरेंट्स की होप्स होती हैं, बताओ मुझे, घर वालों की होप्स होती हैं आप लोगों में, आप जब प्रिपेयर करते हो, बहुत होप्स होती है, बहुत ज्यादा। स्पेशली फादर, मदर, होप्स होती है, बहुत ज्यादा होप्स होती है, दोस्तों की, फ्रेंड्स की, आप लोगों की भी। ठीक है, वो एक एहसास होता है वो, कि पास करो, पास करो, कुछ बन जाओ। ठीक है, कुछ बन जाओ। टेम्पररी ये सब चीजें हैं, मतलब देखो, कुछ। जी जी, मैं वही बात कर रहा हूँ सोनिया और तहरी, यही बात कर रहा हूँ। तो साथ साथ 1 सीसी 2 सीसी इंजेक्शन मोटिवेशन की भी होती है क्लास में, ताकि आप मोटिवेटेड रहें। चलिए रेडिकल फेमिनिज्म करते हैं। रेडिकल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म को वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट भी कहा जाता है।
वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट, ये एमसीक्यूज आता है पेपर पे। रेडिकल फेमिनिज्म इज आल्सो नोन एज वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट। वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट इमर्ज ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। इसकी जो इमर्जेंस हुई है वो ये सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में। वेव्स ऑफ फेमिनिज्म हम पढ़ेंगे वैसे, ठीक है। अभी यहाँ पे ये समझो कि इसकी ओरिजिन हुई है सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में। सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में इसकी ओरिजिन हुई है। इट ग्रीव आउट बिकॉज न्यू लेफ्ट में, नाउ व्हाट इज न्यू लेफ्ट? न्यू लेफ्ट मैन, न्यू लेफ्ट मैन, इसी से होते हैं अवेस। अवेस एमसीक्यू सब्जेक्ट से ही होते हैं आपके, ठीक है। जब आप सब्जेक्ट पढ़ते हो वहीं से ही होते हैं। नाउ व्हाट इज न्यू लेफ्ट मेन? न्यू लेफ्ट मेन मूवमेंट थी एक 1960s में, यूएसए में। 1960s में यूएसए में, जिसने ट्रेडिशनल ओल्ड पॉलिटिक्स को यूएसए में चैलेंज किया। ए न्यू लेफ्ट मूवमेंट ने emphasized on more democratic approach to politics। ये मूवमेंट चली थी यूएस में, जिसका अगर यूएस हिस्ट्री है तो उनको पता होगा, यूएसए में मूवमेंट्स चली थी। तो न्यू लेफ्ट मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 1960s में जिसने ट्रेडिशनल जो अप्रोच है टू दी डेमोक्रेसी उसको चैलेंज किया। अब मैं न्यू लेफ्ट की हिस्ट्री में नहीं जा रहा, बस यहां तक समझो कि न्यू लेफ्ट क्या था, कॉन्सेप्ट पता हो। तो जो न्यू लेफ्ट मैन है, न्यू लेफ्ट मैन, ये वुमेन को अपना सबऑर्डिनेट समझते थे। वुमेन को समझते थे कि वुमेन का काम है कॉफी बनाना, प्रिंट टाइप करना, मतलब प्रिंट करना, टाइपिंग करना। सही है। इट grew out because new left men treated women as subordinate, expecting them to make coffee and type news. Okay. In 1964, a woman in Student Non-Violent Coordinating Committee (SNCC). Now, what is Student Non-Violent Coordinating Committee (SNCC)? Was a civil rights organization against the racial discrimination. Was a civil rights organization against the racial discrimination, क्योंकि यूएस में रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा थी। और ये इंस्पायर थी फ्रॉम मार्टिन लूथर किंग। डू यू नो द मार्टिन लूथर किंग? मार्टिन लूथर किंग को जानता है वो? मार्टिन लूथर किंग को जानते हो आप? दसों में नू मार्टिन लूथर किंग को जानते हैं आप लोग? डू यू नो द मार्टिन लूथर किंग? सुना सुना लग रहा है। जी, आई हैव अ ड्रीम, वेरी गुड फातिमा। ठीक है, वेरी गुड फातिमा। यूएसए में रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन पर्टिकुलरली ब्लैक अमेरिकन के लिए मूवमेंट चल रही थी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, कमेटी, स्टूडेंट नॉन वायलेंट वायलेंट कोऑर्डिनेटिंग कमेटी, ठीक है, वाज अ सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट द रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन इंस्पायर्ड बाय द मार्टिन लूथर किंग। तो उसमें जो वुमेन थी, उन्होंने भी ये जो एटीट्यूड है ना, जो न्यू लेफ्ट में एटीट्यूड है, सेक्सिस्ट एटीट्यूड है, इसको चैलेंज किया कि वुमेन का सिर्फ यही काम नहीं कॉफी बनाए या न्यूज टाइप करे। लेकिन जो मेल मेंबर्स थे ना, मेल मेंबर्स थे न्यू लेफ्ट में, उन्होंने मतलब अटेंशन ही पे नहीं किया, अटेंशन ही पे नहीं किया उसको। ठीक है। तो वुमेन वुमेन न्यू लेफ्ट को लीव किया उन्होंने, वुमेन ने न्यू लेफ्ट को लीव किया, उस मूवमेंट को लीव किया, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई? These feminists individuated for the laws and court decision to strike down the legal inequality। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई? न्यूयॉर्क रेडिकल वुमेन एंड रेड स्टॉकिंग्स।
न्यूयॉर्क रेडिकल वुमेन एंड रेड स्टॉकिंग, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी मूवमेंट्स बनाई उन्होंने। ये इसका ओरिजिन है। अब ये रेडिकल फेमिनिज्म कहती क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी थीसिस क्या है, इसकी थीसिस क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ पेट्रोकी। इसकी थीसिस है डिस्ट्रक्शन ऑफ पेट्रोकी। पेट्रोकी मींस मेल्स डोमिनेशन या मेल्स डोमिनेंसी। डिस्ट्रक्शन ऑफ पेट्रोकी, मेल्स डोमिनेशन, इसको खत्म करना है। रेडिकल फेमिनिज्म कहती है बेशक आप वुमेन को इंटीग्रेट करें सोशो इकोनॉमिक स्फीयर में। लिबरल फेमिनिज्म यही कह रही थी ना कि वुमेन को इंटीग्रेट करें इन दी सोशो इकोनॉमिक स्फीयर ऑफ सोसाइटी। तो रेडिकल फेमिनिज्म उसका आंसर देती है बेशक आप इंटीग्रेट करो वुमेन को इन दी सोशो इकोनॉमिक स्फीयर ऑफ सोसाइटी, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। ठीक है, उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं। जी जी जी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, टेंशन ना ले, टेंशन ना ले। डिस्ट्रक्शन ऑफ पेट्रोकी। रेडिकल फेमिनिज्म कहती है कि बेशक आप वुमेन को इंटीग्रेट करें इन दी सोशो इकोनॉमिक स्फीयर ऑफ सोसाइटी, वुमेन को एक्सेस दें टू दी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिक्स, बट उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। वाई? क्योंकि सोसाइटी में पेट्रोकी है, मेल डोमिनेंसी है। बेशक आप उनको इंटीग्रेट करें, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका जो बेसिक सोशो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है उसमें पेट्रोकी है, मेल डोमिनेंसी है, सोसाइटी के हर सेगमेंट में मेल के पास पावर है, मेल डोमिनेंसी है। सो देयर अल्टीमेट डिमांड इज डिस्ट्रक्शन ऑफ पेट्रोकी, डिस्ट्रक्शन ऑफ मेल्स डोमिनेंसी, डिस्ट्रक्शन ऑफ मेल्स डोमिनेंसी। Radical feminism is a perspective within feminism that calls for the radical reordering of society, in which male supremacy is eliminated in all social, political and economic spheres. याद है लिबरल फेमिनिज्म में मैंने आपको अभी पढ़ाया कि लिबरल फेमिनिज्म बेसिक सोशो इकोनॉमिक स्फीयर्स ऑफ सोसाइटी को चैलेंज नहीं कर रही, वो जस्ट वुमेन्स इंटीग्रेशन कह रही कि वुमेन्स को आप इंटीग्रेट करें। लेकिन रेडिकल फेमिनिज्म कह रही है कि आप इंटीग्रेशन का फायदा नहीं होगा। सोसाइटी में मेल्स डोमिनेशन है, या जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, स्ट्रक्चर सोसाइटी का उस मेल्स डोमिनेशन है, पेट्रोकी है। दैट इज व्हाई दे चैलेंज द एग्जिस्टिंग सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। रेडिकल रीऑर्डरिंग करो, पूरी मेल डोमिनेंसी को ही खत्म करो, उसके बाद ही जेंडर इक्वलिटी या वुमेन एम्पावरमेंट इंश्योर कर सकते हो। रेडिकल फेमिनिस्ट मेन डिमांड इज डिस्ट्रक्शन ऑफ पेट्रोकी। और उनके जो बिलीफ क्या है, वो कहते हैं वुमेन आर एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू एज मेन। वो कहते हैं वुमेन की भी वैल्यू है सोसाइटी में, सिर्फ रिप्रोडक्टिव रोल नहीं है उनका कि मदर एंड हाउस वाइफ है वो बस, वो मदर एंड हाउस वाइफ है, नहीं, प्रोडक्टिव रोल भी है उसका। आप सिर्फ मदर एंड हाउस वाइफ क्यों देखते हो वुमेन को? मदर एंड हाउस वाइफ क्यों देखते हो कि मदर एंड हाउस वाइफ ही रोल है वुमेन का? नंबर टू, वुमेन आर एवरीवेयर वायलेंटली ऑप्रेस्ड बाय द सिस्टम ऑफ पेट्रोकी। कहते हैं वुमेन हर जगह, चाहे आप घर में देखें, चाहे आप एजुकेशन, चाहे एम्प्लॉयमेंट में, पॉलिटिक्स में, वुमेन ऑप्रेस होती है। किससे? पेट्रोकी से। पेट्रोकी क्या है? मेल डोमिनेंसी। समझ रहे हो? उसके बाद रूट्स ऑफ वुमेन सबऑर्डिनेशन आर इन द बायोलॉजिकल फैमिली, हियरार्किकल सेक्सुअल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। देखो सोसाइटी में जो डिवीजन ऑफ लेबर है ना, डिवीजन ऑफ लेबर इस तरह से बनी हुई है कि सोसाइटी में घर का काम, ठीक है, घर का काम, चाइल्ड केयरिंग, चाइल्ड नर्चरिंग,
किचन, ये वुमेन ने करना है। ठीक है। जो बाहर का काम है आउटवर्ड एंड ब्रेड विनर, जॉब करना, ये मेल ने करना है। इससे क्या होता है कि मेल्स डोमिनेशन डोमिनेशन क्रिएटेड है थ्रू आउट दी सोसाइटी। पावर जो है ना, पावर पावर वो मेल के पास है। इस तरह से डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी क्रिएट की हुई है हमने। ओके। कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल फेमिनिज्म, अकॉर्डिंग टू द रेडिकल फेमिनिस्ट इन ऑल इंस्टीट्यूशंस, चाहे एजुकेशन, चाहे एम्प्लॉयमेंट, चाहे पॉलिटिक्स, पावर हमेशा ही मेल के पास है। पावर हमेशा ही मेल के पास है। समझ रहे हो? समझ आया कॉन्सेप्ट इसका कि रेडिकल फेमिनिज्म क्या कह रही है? कि वो आप बेशक इंटीग्रेट करो वुमेन को, उनको पढ़ाओ, पॉलिटिक्स में उनको इंटीग्रेट करो, एजुकेशन में, अपना एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होगा अनटिल अनलेस आप पेट्रोकी को खत्म नहीं करते, मेल डोमिनेंसी को खत्म नहीं करते। समझ रहे हो? जी बिल्कुल। ये चैलेंज कर रहे हैं एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी को, एग्जिस्टिंग सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी को चैलेंज कर रहे हैं। समझ रहे हो अब? जी। अब ये स्ट्रेटजीज कौन सी देते हैं? हाउ टू काउंटर मेल डोमिनेंसी। सॉल्यूशन क्या है? रेडिकल फेमिनिस्ट प्रोवाइड सॉल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम्स। वुमेन शुड बी मेड अवेयर ऑफ दिस मेन दिस मेड डोमिनेशन। आपको पता है वुमेन को कभी कभी ना पता ही नहीं होता, पता ही नहीं होता कि वो सप्रेस होती है सोसाइटी में। जैसे आप लोगों को नहीं पता था कि कौन से राइट्स दिए गए, कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन से राइट्स दिए आपको, नहीं पता था ना आपको भी। इसी तरह से अगर रूरल एरियाज में जाए ना, तो वुमेन को मारा भी जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती है। अगर उनसे पूछो आप, क्योंकि मैंने इंटरव्यूज लिए हुए हैं, वो कहते हैं वो तो मेल का, जो हमारा हस्बैंड, उसका राइट है ना, हस्बैंड मारता है, कोई मसला थोड़ी ही है। आपका थोड़ी काम है कोई। अब इनको ये नहीं पता कि वो अप्रेस हो रही है। ठीक है, उनको नहीं पता ये। उसके बाद है सेल्फ रिलायंस होनी चाहिए। सेल्फ रिलायंस होनी चाहिए। मैं हमेशा ना हर सेशन, जेंडर स्टडीज के हर सेशन में कहता हूँ, गर्ल्स के लिए ना स्पेशली मेरी एडवाइस होती है, स्पेशली, कि कभी भी शादी ना करना, सेल्फ रिलायंट बनो एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो। आपकी पूरी जिंदगी ना बड़ी आसान हो जाएगी अगर आप सेल्फ रिलायंट हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। पूरी जिंदगी आपकी आसान हो जाएगी। ठीक है। इन्हीं इन यहां से ही आपका प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं। जब आप किसी पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं, चाहे हस्बैंड हो, चाहे फादर हो, घर वाले, उसके बाद मसले इतने नहीं होते। आपके 70% 80% मसले हल हो जाते हैं। ठीक है। अगर हो रहे हैं तो फिर कहीं और पे गड़बड़ है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ईच वुमेन शुड रिकॉग्नाइज हर वैल्यू एंड स्ट्रेंथ एंड शुड रिजेक्ट द पेट्रियार्कल प्रेशर। हर वुमेन को अपनी जो वैल्यू है, स्ट्रेंथ, उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और जो पेट्रियार्कल आइडियाज हैं सोसाइटी में, उनको इग्नोर करो, रिजेक्ट करो, आगे बढ़ो, अपने गोल्स को अचीव करो। रेडिकल फेमिनिज्म के कंट्रीब्यूशन क्या है? रेडिकल फेमिनिस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड इन डेवलपिंग थ्योरीज रिगार्डिंग वायलेंस एंड पेट्रियार्की। थ्योरीज जो है ना जेंडर बेस्ड वायलेंस की, ये रेडिकल फेमिनिज्म ने ही कंट्रीब्यूशन दिया है उसमें। They have given some insight into the nature of women's subordination, कि सोसाइटी में वुमेन किस तरह से ऑपरेस हो रही है, ये रेडिकल फेमिनिज्म ने हमें बताया है। अकॉर्डिंग टू द रेडिकल फेमिनिस्ट, men controls women's body and force into motherhood। रेडिकल फेमिनिस्ट कहते हैं कि वुमेन्स के पास हेल्थ राइट्स नहीं है। अगर कोई भी वुमेन है, ठीक, चाहे एक इंसान की बीवी है,
वो अगर उसकी हेल्थ अलो नहीं करती इतनी चाइल्ड बर्थ, लेकिन उसे फोर्स किया जाता है, फोर्स किया जाता है, बच्चे पैदा करो 10 15, कोई मसला नहीं है। ठीक है। They have developed the idea of other male dominated या male dominant institutions like education, economy and policy. रेडिकल फेमिनिज्म नहीं बताया है कि सोसाइटी के हर सेगमेंट में, स्टार्टिंग फ्रॉम होम फैमिली टू पॉलिटिक्स, सोसाइटी के हर सेगमेंट में इंस्टीट्यूशन में मेल्स डोमिनेशन है, और उसको खत्म करो और वुमेन एम्पावरमेंट क्रिएट हो जाएगी। क्लियर है सबको? बासित, आफिया, एमन, अरीबा और ईमान, फरा, हादिया, हिना, हेरा, इकरा, महा, अवेस, महमूना, कुदैसा, कुर्बान, रेहान, सादिया, शीजा, सोनिया, तहरीम, कलसूम, जैनब और सोबिया। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? तो ये सेशन इसी तरह से चलेगा आपका। आपको नोट्स में दे दूंगा मैं, आपको नोट्स प्रिपेयर नहीं करने, नोट्स प्रिपेयर नहीं करने, जस्ट आपने वो रीड करने हैं, और आपको असाइनमेंट जैसे जैसे मिलेगी आपको, वो आप असाइनमेंट करते जाए, ताकि इससे क्या होगा कि आपने जो पढ़ा है वो भी आपका रिवाइज होगा, हो जाएगा वीक में, राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी आपकी। मतलब आपने फ्राइडे टू संडे जो टॉपिक्स आपने पढ़े, उसी में से आपका टेस्ट पेपर आया। जब आप टेस्ट पेपर करोगे तो ऑब्वियस ही बात है, आप जो कंटेंट मैंने दिया है आपको उसको पढ़ोगे ना, तो आपकी रिवीजन भी साथ साथ होगी। ठीक है। वहां पे मेल टाइपिंग मिस्टेक है, तहरीम टाइपिंग मिस्टेक है, अकेला बंदा हूं, कभी कभी टाइप करना पड़ता है, क्यों परेशान हो गई? MALE, मेल डोमिनेंट, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है। इसी तरह से ये सेशन चलेगा आपका। ठीक है। फ्राइडे, फ्राइडे टू संडे आपकी क्लास होगी, फ्राइडे टू संडे आपकी क्लास होगी, मंडे और थर्सडे तक आपको असाइनमेंट होगी। क्वेश्चन करवाऊं? चले एक क्वेश्चन देख लें। एक क्वेश्चन है, liberal feminists propound women's integration into the socio-economic sphere, while radical feminists argue that this approach will not benefit women as society is male dominated. Comment on it. ये आपका है कंपैरेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन, कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस में क्या होता है, दो पर्सपेक्टिव आपस में काउंटर करने पड़ते हैं। ये आपका डिस्क्रिप्टिव अप्रोच से कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अगर आपने किया ऐसे, एग्जामिनर ने उधर ही फेल करना है। कंपैरेटिव एनालिसिस के क्वेश्चंस में आपको पर्सपेक्टिव काउंटर करने पड़ते हैं, उसके सब हेडर्स जो बनेंगे वो भी काउंटर बेस्ड बनेंगे, काउंटर बेस्ड बनेंगे। क्या कहते हैं, आज करवाऊं ये या कल करवाऊं आपको? आज करें या इसको कल कर देखें आराम से? इस पे डिटेल में मुझे बोलना पड़ेगा। कल करेंगे इसको। बाकी जिसने रजिस्टर करना है वो सादिया से कांटेक्ट